हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सिलेक्शन। सो लेट्स रीड आउट कि सिलेक्शन क्या है। इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कैंडिडेट विल मीन लॉस ऑफ टाइम एंड मनी विच हैव बीन incurred on this process. It also lead absenteeism and failure. The purpose of selection process is to determine whether a candidate is suitable for employment in the organization or not. अब हमने जैसे रिक्रूटमेंट में पढ़ा है कि हम काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। अब मान लो उन सब ने हमें अपना रिज्यूमे भेज दिया है और अब बारी है उन्हें सिलेक्ट करने की। अब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमें उनमें से बेस्ट कैंडिडेट चाहिए जिसके पास वे एबिलिटीज़ हों, वे स्किल्स हो जो हमारी जॉब से मैच होती है। अगर हम किसी रॉन्ग कैंडिडेट को ले लेंगे तो इससे हमारा क्या क्या वेस्ट होगा? सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक हमने इतनी मेहनत करी है रिक्रूटमेंट में, इतनी लंबी प्रोसीजर पास करके आए हैं, उसके बाद अगर हमने फिर भी गलत कैंडिडेट चूज़ कर लिया तो इससे हमारी जो लॉस ऑफ टाइम होगा, देन हमारा मनी वेस्टेज होगी, देन इनकरेड ऑन दिस प्रोसेस। इट ऑल्सो लीड टू एब्सेंटीज़म एंड फेलियर। अगर हम रॉन्ग कैंडिडेट चूज़ कर लेंगे उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी वेस्ट हो जाएगी, सारी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा एब्सेंटीज़म एंड फेलियर भी बढ़ जाएगा। एब्सेंटीज़म मतलब काम से रेजिस्ट कर लेना, और फेलियर्स ऑफ एनीथिंग मतलब रिसोर्सेज, मनी, कॉस्ट, एवरीथिंग। द पर्पस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज़ टू डिटरमाइन वेदर अ कैंडिडेट इज़ सूटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो सिलेक्शन का क्या पर्पज़ होता है? सिलेक्शन प्रोसेस का पर्पज़ होता है कि डिटरमाइन करना, ये जानना कि कोई कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, उसकी स्किल्स हमारी जॉब की स्किल्स से मिलती है कि नहीं। टू सिलेक्ट मीन्स टू चूज़। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? चूज़ करना। चूज़ कहाँ से करेंगे? जो हमारे पास पूल कलेक्ट हो गया है सारे एम्प्लॉयज़ का। Then selection is the process of picking up individuals with requisite qualification and competency to fill job in the organization. इसका प्रोसेस क्या होती है? कुछ ऐसे इंडिविजुअल को पिक करना जिसकी क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी हमारी जॉब से मिलती हो। बेसिकली सिलेक्शन इज़ अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं? हम डिसाइड ही करते हैं ना कि किस एम्प्लॉय को अपॉइंट करना अपनी जॉब के लिए, किसको नहीं। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। देन एज टू प्रिडिक्ट विच जॉब एप्लीकेंट विल बी सक्सेसफुल इफ़ हायर, कि कौन सा एप्लीकेंट है वो सक्सेसफुल होगा अगर हमने उसको हायर कर लिया। तो बेसिकली सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, और हम किसी ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जिसके पास वो कैपेबिलिटीज़, वो स्किल्स हो जिससे कि वो एक जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन कैन बी जज फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारे लिए सिलेक्शन प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों एक अच्छा स्किलफुल क्वालिफाइड एक एम्प्लॉय फाइंड करते हैं? बिकॉज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ओनली सुटेबल कैंडिडेट हु आर फिट फॉर द जॉब आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स होंगे तो वो हमारी जॉब के लिए परफेक्ट सूटेबल होते हैं और वो सिलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि कोई भी वेस्टेज ना हो। इससे जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो डिज़ायरेबल कैंडिडेट को हायर करेगी, जिससे जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमारा कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। देन रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम एक क्वालिफाइड एंड स्किलफुल कैंडिडेट लेंगे तो उससे हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट बचेगी। अगर वो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो हम मशीन चलाना चाहते हैं उसे ऑलरेडी वो चलानी आती है, तो हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट बच जाएगी, फिर हम उसे ट्रेनिंग पे नहीं भेजेंगे। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के पैसे बच जाएंगे। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज क्वालिफाइड पर्सन हैव बेटर ग्रेस्पिंग पावर। क्योंकि जो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को एक्वायर कर लेता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डिफरेंट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बस कभी कभी ऑर्गेनाइज करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स की क्या नीड है। देन सॉल्यूशन टू पर्सनल प्रॉब्लम्स। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल रिड्यूस पर्सनल प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम लाइक लेबर टर्नओवर, एब्सेंटीज़म and monotony shall not be experienced in the organization if proper selection is made। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिलेक्शन लिया जाएगा तो इससे हमारा एब्सेंटीज़म कम हो जाएगा। एब्सेंटीज़म क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब से बोर हो जाता है और वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता अपनी जॉब को, वहाँ से रेजिस्ट करने लगता है, रेस्ट लेने लगता है, तो
एब्सेंटिज़म कम हो जाता है और जो लेबर टर्नओवर है, मतलब जो उसकी छुट्टियां हैं, जो हमारा उसका प्रोडक्शन है वो गिर जाता है, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो अगर हम अच्छे से सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा एब्सेंटिज़म बढ़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा। बट अगर हम एक अच्छा सिलेक्शन लेंगे, एक सूटेबल कैंडिडेट को ही सूटेबल जॉब देंगे, तो उसमें ज़्यादा और सुपीरियरिटी आएगी, जिससे कि हमारा लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज़म गिर जाएगा। तो इसलिए हमारा एक प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कर को थोड़ी इन्हांसमेंट मिलती है, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बच जाता है एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिल जाती हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, व्हाट आर दी रिलेशनशिप अमंग दी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में क्या क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को फाइंड करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं। किन किन को अट्रैक्ट करते हैं? जो कि सूटेबल होते हैं। देन सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज हु विल बी बेस्ट सूटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए। देन सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिफरेंशिएट बिटवीन करती है जिन्होंने अप्लाई करा है और जिनको हमने सेलेक्ट करा है, और हम उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेड होंगे, जिनको जॉब एकदम परफेक्टली बैठेगी। सो नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव इन इट्स अप्रोच एज इट अट्रैक्ट कैंडिडेट। जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो एक पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कैसे होती है? कि वो कैंडिडेट्स में एक होप देती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एक होप प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ अब वो जॉब के लिए हायर हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। मीनवाइल जो सिलेक्शन है उसे नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देती है। अब जिनकी स्किल्स, जिनकी प्रोफेशनल हमारी जॉब से मैच ही नहीं करेगा, ऑफकोर्स हम उनको रिजेक्ट करेंगे, तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है कैंडिडेट्स में। देन रिक्रूटमेंट इज़ रिलेटिवली सिंपल एंड पे लेस अटेंशन टू इंडिविजुअल। हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ी सिंपल है, क्योंकि हम उसमें ईच एम्प्लॉयज़ को अटेंशन नहीं देते। हम उनकी रिज्यूमे आ गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया। मीनवाइल जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा एग्जामिनेशन लगता है कैंडिडेट्स का, क्योंकि हम उसमें क्वालिफिकेशन मैच करते हैं जॉब की स्पेशलिटी के साथ। देन फोर्थ इज़ रिक्रूटमेंट इज़ लेस टाइम कंज्यूम एंड लेस इकोनॉमिकल डिमांडिंग। जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है उस वो लेस टाइम कंज्यूम करती है उसमें, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट डिपॉजिट करा देते हैं न्यूज़पेपर सेंटर में, बस इतना होता है और उसमें लोग आ जाते हैं, अपना रिज्यूमे दे के चले जाते हैं। थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल होता है। मीनवाइल जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आती है, क्योंकि टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, जो कि हमारी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। सो when recruitment ends the process of selection starts। जब हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस एंड हो जाती है वहाँ से हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देन अब पढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम सिलेक्ट होने के लिए हमें कितने कितने प्रोसीजर से निकलना पड़ता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि जो हम अपना एम्प्लॉय लेने वाले हैं उसको हम आउटसाइड से रिक्रूट करने वाले हैं या इंटरनल से रिक्रूट करने वाले हैं। देन द इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन आर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल इन लेबर मार्केट। एक्सटर्नल मतलब कि जो लेबर मार्केट है उसमें कैसी कैसी स्किल्स चल रही है, कि उसमें कैसी कैसी स्किल्स चल रही है, कि उसमें कैसी कैसी स्किल्स चल रही है, क्या सप्लाई है एंड क्या डिमांड है लेबर मार्केट में। देन इंटरनल फैक्टर्स आर ऑर्गेनाइजेशन इमेज। और इंटरनल फैक्टर में डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या इमेज है, क्या पॉलिसीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, अब पढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब डिसाइड करते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है वो कैसे सिलेक्ट होता है, क्या क्या उसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए। तो फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। ये हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कोई कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होगा। तो एक्सटर्नल में होता है आउटसाइड, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आउटसाइड मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई क्या है लेबर्स की और उनके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। देन इंटरनल फैक्टर्स आर ऑर्गेनाइजेशन इमेज, कि उसकी इमेज कैसी है मार्केट में, अच्छी है मतलब गुडविल कैसी है। देन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ की पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल है नहीं है या फिर ऑटोक्रेटिक रूल चलता है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कॉस्ट ऑफ हायरिंग, की कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या है। एंड देन ये ऐसे होता है कि अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में करेगा जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी, जिसमें थोड़ी फ्रीडम मिली जाएगी। और जो हम अपॉइंट करेंगे बाहर से वो तभी करेंगे जब डिमांड एंड सप्लाई एकदम अच्छी होगी। लेस क्वालिफाइड पीपल्स को कोई जॉब नहीं देता है।
सो सेकेंड इज रिसेप्शन. रिसेप्शन क्या होता है? रिसेप्शनिस्ट इज़ द पर्सनल डिपार्टमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू ओपनिंग टू द विजिटर्स एंड रिसीव देयर एप्लीकेंट्स. तो अगर हमें मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो हमारे पास आया, वो अपना रिज्यूमे दे के चला जाएगा. तो रिसेप्शनिस्ट कौन होता है? एक पर्सनल डिपार्टमेंट में होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है न्यू कमर को कि ओपनिंग्स, विजिटर्स जो कि और उनके एप्लीकेंट्स को रिसीव करता है. देन दे एक्सेप्ट द एप्लीकेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट, और वो उनसे एक्सेप्ट करता है applications, and less experienced and qualification candidates are reject these applicants called preliminary interviews. ये preliminary interviews क्या होता है? जब हम किसी का रिज्यूमे देख के ही उनको रिजेक्ट करते हैं. जो हमारे रिसेप्शनिस्ट होते हैं वे मैच करते हैं कि आपकी को जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है. मतलब एक ओवरव्यू तो मैच होना चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा है तो वो गेट से ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. इन्हें कहते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़. as will waste their own time that of the company, क्योंकि वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं फिर आगे जाके और कंपनी का भी. then this application should outrightly be rejected and information should be sent to the applicants and disregard cards. इनको एकदम तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये एप्लीकेंट्स इस रिगार्ड में उनको भेज दी जाती है. Then third, preliminary interview. अब preliminary interviews क्या होता है? Candidates are given the necessary information about the nature of the job and the organization and introduced with education, skills, experience, expected salary, etc. प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ में क्या होता है? जो कैंडिडेट्स होता है उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है और उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है, दोनों से एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जाती है. अगर वो यहाँ तक सिलेक्टेड होता है तो तब उसे आगे स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं, अदरवाइज उसे नहीं भेजते हैं. देन फोर्थ, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में हम उसे एक ब्लैंक फॉर्म दे देते हैं जिसमें उसे रिटर्न सब कुछ लिखना होता है अपनी चॉइसेस के बारे में. देन दिस इज़ वे ऑफ गेटिंग रिटर्न इन्फॉर्मेशन. इससे हमें रिटर्न इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कैंडिडेट्स एंड उसकी खुद की हैंड राइटिंग में. द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन बैंक एप्लीकेंट्स रिलेट्स टू दी बायोडाटा. इसमें हमारा बायोडाटा होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी, डिमांडेड उसका एक्सपीरियंस, जो सब कुछ होता है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म में, वो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में रिटर्न होता है. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ फिफ्थ, सिलेक्शन टेस्ट. अब उसे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट से निकलना पड़ता है. एप्लीकेंट्स हु पास द स्क्रीनिंग, जो स्क्रीनिंग एंड प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ पास कर देते हैं उन्हें कहते हैं टेस्ट. दीज टेस्ट डिपेंड अपॉन द जॉब एंड द कंपनी. ये टेस्ट डिपेंड करते हैं कि जॉब क्या है और कंपनी क्या है. टेस्ट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक बेसिस फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. जो टेस्ट होते हैं ये हमें बेस प्रोवाइड कर देते हैं. अब मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स ने सेम टेस्ट दिया है तो दोनों का टेस्ट होगा डिफरेंट होगा. अब उनका जो टेस्ट करने का तरीका है और जो उनके मार्क्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किसका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा है, किसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी है और किसको हमें सेलेक्ट करना है. तो जो टेस्ट होता है एक सिस्टमेटिक बेसिस प्रोवाइड कर देता है हमें कंपेयर करने का कि उनका बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है और उनकी परफॉर्मेंस क्या है. टेस्ट में रिवील क्वालिफिकेशन विच रिमेन हिडन इन एप्लीकेंट फॉर्म एंड प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज. जो भी उनकी जो हिडन रिवील्स, जो उनकी हिडन क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो क्वालिटीज़ होते हैं यहाँ पर वो रिवील हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है. तो जितनी पहले की बातें रह गई थी हमारे फॉर्म में एंड प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ में वो यहाँ पे रिवील हो जाती है. देन सिक्स्थ इज सिलेक्शन इंटरव्यू. अब उनका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू होता है मतलब जहाँ पे एक इंटरव्यू होता है जो लेता है और एक इंटरव्यूअर होता है. सो इंटरव्यू इज़ द ओरल एग्जामिनेशन. ये ओरल एग्जामिनेशन होता है कंडक्टेड फॉर द पर्पस फॉर एम्प्लॉयमेंट. ये एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है. देन इट इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन. ये फॉर्मल कंजप्शन होती है. ये फॉर्मल डेप्थ कन्वर्सेशन होता है किस के बीच में, मैनेजर के बीच में एंड कैंडिडेट्स के बीच में. विच इवेल्युएट द एप्लीकेशन एक्सेप्टेबिलिटीज. जो इवेल्युएट करता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको जॉब देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल डिवाइस विच कैन बी अडॉप्टेड टू सेलेक्टेड अनस्किल्ड, स्किल्ड मैनेजर एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़. काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल डिवाइस होता है. इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे मैन पावर चाहिए, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, मैनेजरियल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, कैसी चाहिए. सो सेवेंथ, चेकिंग रेफरेंसेस. Applicants are normally asked to name 2 or 3 persons who know about his experience, skills, ability. References क्या होता है? हम जब एक रिज्यूमे देते हैं
उसमें भी हम ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं, या फिर हम इंटरव्यूज़ में हमसे पूछी जाती है, या फिर हमारे रेफरेंसेस हमें लिखने पड़ते हैं। रेफरेंसेस होते हैं कि हम जहाँ पर लास्ट टाइम काम करके आए हैं वहाँ का बॉस का बारे में पूछेंगे, या फिर वहाँ के जो हमारे जो फ्रेंड्स फैमिलीज़ थी उनसे रिलेटेड वहाँ पे उनके मेंबर्स के नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उन पे कॉल करेगी, क्रॉस चेक करेगी ये जानने के लिए कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनके पास रिकॉर्ड्स क्या करें, उन्हें क्यों जॉब से रिज़ाइन लेना पड़ा, ये सब रीजंस जानने के लिए। देन इससे क्या पता लगता है, 2 और 3 पर्सन्स के ऐसे नाम मेंशन करते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या था, स्किल, एबिलिटी, ये सब चेक करने के लिए। दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर नॉर्मली मेक एन इन्वेस्टिगेशन करता है एम्प्लॉयर अप्लाइड बाय द कैंडिडेट सर्च इनटू पास्ट एम्प्लॉयमेंट, उसकी पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पर्सनल रेपुटेशन के बारे में। देन 8 फाइनल सिलेक्शन। अब होता है इसका फाइनल सिलेक्शन। अप टू दिस स्टेट सिलेक्शन इज़ हैंडल्ड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, ये जो सिलेक्शन करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट करते हैं, और स्टाफ एग्जीक्यूटिव करता है। देन लाइन ऑफिसर्स विल फाइनली डिसाइड अबाउट दी वर्कर, जो हमारे लाइन मैनेजर्स होते हैं ऑफिशियल्स वाले, वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है कैंडिडेट को। देन अब उसके बाद उन्हें भेजा जाता है फिज़िकल एग्जामिनेशन में। तो कैंडिडेट आर सेंट फॉर फिज़िकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट होता है, आइदर टू द कंपनीज फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर्स प्रोवाइडेड अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस। तो उन्हें फिज़िकल एग्जामिनेशन में या तो कंपनी का फिजिशियन के पास जाना पड़ता है, फिर मेडिकल किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपने फिजिकल रिपोर्ट वहाँ से लेकर आ सकते हैं, जैसे मेडिकल। सो द रिजल्ट ऑफ मेडिकल फिटनेस टेस्ट आर रिकॉर्डेड इन दिस स्टेटमेंट, जो मेडिकल फिटनेस का जो रिकॉर्ड होगा वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगी, जो भी उसकी स्टेटमेंट होगी। देन एंड प्रिजर्व इन दी पर्सनल रिकॉर्ड्स, और उसे पर्सनल रिकॉर्ड्स में कंजर्व करके रख लेंगे। देन 10th, अब उसको जब वो सारी चीज़ों से निकल गया, उसने टेस्ट दे लिए, इंट्रोडक्शन हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, अब उसको फाइनली अगर वो यहाँ तक आ गया तो अब मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उसको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। फिर अगर उसको ले जाना है तो उसको जॉब ऑफर करते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ द जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव क्रॉस्ड ऑल दी प्रिविलेज हर्डल्स, जिसने ये सारी हर्डल्स क्लियर कर ली है, सारी प्रिविलेज हर्डल्स क्लियर कर ली है, अब उसको आगे भेजा जाता है, उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। देन इट कंटेन अ डेट बाय विच द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एंड ड्यूटी टाइमिंग, इसमें मेंशन होता है कि उसे ड्यूटी पर कब आना है और उसकी ड्यूटी की सारी टाइमिंग्स होती हैं, क्या क्या उसको काम करने के लिए मिलेगा, सारा इसकी डेट, टाइमिंग, वेन्यू, हॉलीडेज, लीव्स, इन सब में ऐसे लिखा होता है। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आफ्टर द जॉब ऑफर हैज़ बीन मेड एंड द कैंडिडेट एक्सेप्ट एन ऑफर, तो जब हमने पहले उसको ऑफर भेज दिया कि येस यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, देन उसको उसके बाद जो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजा जाता है। जॉब ऑफर के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजा जाता है, जिसमें डिटेल्स होती है। कौन कौन सी डिटेल्स होती है, जॉब का टाइटल कि इसको क्या जॉब करनी है, डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ कि इसकी शिफ्टिंग कब से कब तक है, देन डेट उसे कब ज्वाइन करना है, देन उसको आवर्स ऑफ वर्क, उसके कितने घंटे काम करना है, उसका लंच ब्रेक कैसा है, सिकनेस लीव, वर्क कंडीशन कैसी है, यूनियन मेंबरशिप कैसी, उसे सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि आपको यहाँ पे आके ये काम करना है, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट है। देन इवैल्यूएशन क्या होता है, the selection process, if properly performed, will ensure availability of competent and committed personnel. The auditors will do through the intensive analysis and evaluate employment program. अब evaluation करते हैं जब selection process हमारी properly हो जाती है और हमारे पास एक प्रॉपर एक कॉम्पिटेंट आ जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं वो प्रॉपर एक बार और एनालिसिस करते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस को सक्सेस कर देते हैं। देन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव सिलेक्शंस। अब वे कौन कौन से बैरियर्स आ जाते हैं जो सिलेक्शंस में आते हैं। द फर्स्ट इज़ इनइफेक्टिव रिक्रूटमेंट। अगर हमारी रिक्रूटमेंट ही अच्छी नहीं होगी, अगर हमारे पास कैंडिडेट ही अच्छे नहीं आए तो हम कैसे उनको सिलेक्ट कर लें। अगर हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, अब जो रिक्रूटमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स आए हैं उनकी जॉब किसी की भी उस लेवल तक की नहीं है, तो फिर हम रॉन्ग ही रिक्रूट करेंगे, फिर रॉन्ग ही सिलेक्शन होगा। इफ़ द रिक्रूटमेंट फेल्स टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, अगर हम रिक्रूट ही नहीं कर पाए अच्छे से क्वालिफाइड पर्सन, तो हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी गलत हो जाएगी। देन परसेप्शन। सिलेक्शन डिमांड्स एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू असेस एंड कंपेयर द रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंस ऑफ अदर। उन सब में एक परसेप्शन होना चाहिए, एक बाउंडिंग होनी चाहिए सब में, विद द एम ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब, बट द व्यूज़ ऑफ सिलेक्टेड आर हाईली पर्सनलाइज। हम उनको एक अच्छे से चूज़ करेंगे जिसकी
जॉब से सिमिलैरिटी मिलती होगी। द लिमिटेड परसेप्चुअलिटी एबिलिटीज ऑफिस ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल सिलेक्शन ऑफ पीपल। अगर हमारे कैंडिडेट का परसेप्शन ही अच्छा नहीं होगा तो आगे जाके फेलियर ही आएगा। देन थर्ड वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन। सम टाइम दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड और जेंडर। डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, मतलब कभी कभी भेदभाव भी हो जाता है किस किस के बीच में, रिलीजन को लेकर, रीजन को लेकर, रेस को लेकर एंड जेंडर को लेकर। देन fourth is validity are tests that help in predicting job performance of a candidate. Thus had been validity can differentiate between employees who can perform well and those who cannot. It can only increase possibility of success accurately. यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाता है, जो दो लोगों के बारे में बात कर रही होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाता है किसकी अच्छी है किसकी नहीं है। ये एक ऐसा वैलिडिटी आर दी टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, और जितनी अच्छी होगी उसकी ही ज़्यादा सक्सेस एक्यूरेटली होगी। देन फिफ्थ इज रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी क्या होता है? अ रिलायबल मेथड ऑफ सिलेक्शन इज़ वन विच प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स व्हेन रिपीटेड इन सिमिलर सिचुएशंस। तो रिलायबल होना चाहिए कि जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी वर्क में, कि जो हमारा वर्क है उसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए और ज़्यादा ही रिपीटेड उसे एक ही चीज़ बार बार नहीं करानी चाहिए। देन प्रेशर इज़ पुट ऑन सिलेक्शन अथॉरिटी। कभी कभी हम सिलेक्शन अथॉरिटी पे प्रेशर डाल देते हैं, जब उन्हें ऐसे बोलते जाता है कि आपको सेलेक्ट ही करना है तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अभी इतने मतलब कैंडिडेट्स भी अच्छे नहीं आए हैं पर उन्हें सिलेक्ट करना ही है, तो वो कभी कभी रॉन्ग कैंडिडेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रेशर इज पुट ऑन सिलेक्टिव अथॉरिटी। सिलेक्शन अथॉरिटी के ऊपर वो डाल दिया जाता है। सिमिलरली टाइप ऑफ प्रेशर बाय पुट्स रिलेटिव, जैसे कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स दे देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी भेज देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में हमारा कोई फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव मेम्बर काम करता है तो हम अपने ही दूसरे फैमिली मेम्बर भेज देते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप तो मैनेजर हो तो आप इनको प्लीज़ सेलेक्ट कर लेना। ये सारा प्रेशर उन पर डाल देते हैं। तो ये सब थे आपके बैरियर्स टू इफेक्टिव सिलेक्शंस। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल टेक केयर।